हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड नाउ आई हैव मोर देन 1 lakh सब्सक्राइबर्स। दैट इज अनबिलीवेबल एज आई सेड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया एंड आई एम रियली सॉरी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो चीज़ें बनाते हैं और कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं प्रोड्यूसर्स से और उनको यूज़ करते हैं। और इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होती है जो देखती है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो सही से चल रही हैं या नहीं। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम यही चीज़ें इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। तो आज हम जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोडक्शन को सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे और ये सेक्टर भी हम कई तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर को इस बेसिस पे बांटेंगे कि किस तरह की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। इसमें हमें 3 तरह के सेक्टर्स दिखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। और दूसरा हम सेक्टर को डिवाइड करेंगे इस बेसिस पे कि जो वर्कर्स हमें चाहिए कोई भी सामान प्रोड्यूस करने के लिए वो किस तरीके से एम्प्लॉयड है। इनमें हमें 2 तरह के सेक्टर मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जो तीसरा हम डिविजन करेंगे सेक्टर्स का वो इस बेसिस पे करेंगे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ओन कौन करता है। इसमें होते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, बट हम एक एक करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली इजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी प्रोडक्शन में आता है। जैसे अगर आपको कोई चीज उगाना है, जैसे शुगर केन, कॉटन, या फिर अगर कोई मिनरल लेना है आपको अर्थ से, या फिर आप एनिमल की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो ये सब चीजें हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं। तो ये सारे जो काम हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। जब हम इन नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कॉटन लेके हमने उससे कॉटन की शर्ट बना ली, या फिर हम लोग ने टमाटर का केचप बना लिया, या फिर आलू का चिप्स बना लिया, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स को चेंज करके अलग बना देते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद बारी आती है टर्शरी सेक्टर की। ये वो एक्टिविटी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करती है। जैसे जो भी प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुआ है ये अपने आप तो कंज्यूमर्स के पास पहुंच नहीं जाएगा, आपको कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी ये कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट करके आएगा सामान अलग अलग जगह पे, तो ये बेचेगा कौन? तो जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। या फिर कभी कभी चीजों को गोडाउन में रखते हैं, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। इसके अलावा और कई चीजों की जरूरत होती है हमें, जैसे कम्युनिकेशन या हमें बैंक की भी जरूरत होती है। तो ये सब चीजें हमारी टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं। क्योंकि ये सेक्टर में हम गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसलिए इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो भले ही हमने इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा हुआ है, बट ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो ये तीनों सेक्टर्स में ढेर सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और इन तीनों में ही कंट्री के बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये कैसे जानोगे कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है? पहले तो हम लोगों ने जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर किया है, इसको देखते ही हम लोग बोल सकते हैं कि चलो प्राइमरी में सब्जियां और सब चीजें देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे कि कितना ओवरऑल इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया है, सर्विसेज में देखेंगे कितने सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके कितना पैसा बनाया है। तो ऐड कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। तो ऐसे में इकोनॉमिस्ट ये नहीं देखते कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, बल्कि ये देखते हैं जितना प्रोडक्शन हुआ है उन सब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है। जैसे अगर 10 क्विंटल शुगर केन हमने साल भर में प्रोड्यूस किया, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, बल्कि हम ये देखेंगे 1 क्विंटल की वैल्यू कितनी है, सपोज 4,000 रुपए, तो 10 क्विंटल की वैल्यू कितनी होगी? 40,000 रुपए। तो हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 40,000 रुपए। सेम ऐसे ही तरीके से देखेंगे कि कितनी वैल्यू का सामान प्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर ने। बट देयर इज अ कैच। तो हम जो प्रोडक्शन की वैल्यू देखेंगे इसमें हम सबकी वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करेंगे। लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक फार्मर का जिसने अपने गेहूं को बेचना है, तो उसने क्या किया कि उसने 10 किलो बेचा अपने पड़ोसी को और 100 किलो बेचा उसने एक फ्लावर मिल्क को 8 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो ये तो सीधा कंज्यूमर ने खाया। पर ये जो फ्लावर मिल्क के पास जा रहा है, क्या ये कंज्यूमर खा रहा है?
नहीं, ये तो फ्लावर मिल के पास जा रहा है। वो फ्लावर मिल वाला क्या करेगा? लेट्स सी ये क्या करता है। सपोज ये फ्लावर मिल वाले ने 100 किलो का जो गेहूं लिया, उसने उसको पीस दिया और फिर अब उसने उसको 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से कोई बिस्किट की कंपनी को बेच दिया। तो अब यहाँ पे भी वो कंज्यूमर के पास नहीं गया आटा, वो तो कंपनी के पास गया। अब ये जो बिस्किट वाली कंपनी है, उसने उस आटे में और चीजें ऐड करके बिस्किट्स बना दिए। फिर ये जो बिस्किट होंगे ये मार्केट में जाएंगे और फिर इसको कंज्यूमर्स खरीदेंगे, है ना। तो जो भी कंज्यूमर्स खाने के लिए, आप यूज करने के लिए खरीदते हैं, दैट कम्स अंडर फाइनल गुड। बट जो भी चीजें प्रोड्यूसर खरीदते हैं वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये तो समझ में आ गया कि फाइनल गुड ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड नहीं ऐड करेंगे। बट ऐसा क्यों है कि इंटरमीडिएट ऐड नहीं कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है उस बिस्किट में। तो ये देखने के लिए कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसमें हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड करनी है, इंटरमीडिएट की नहीं। तो कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए कंट्री में, हम ये ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कंट्री का टोटल प्रोडक्शन, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो हमारी कंट्री में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ये होता है हमारा GDP। तो अगर GDP ज्यादा होगा मतलब कि ज्यादा चीजें बन रही है हमारी इकोनॉमी में, तो GDP कम होगा मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा GDP पता है किसका है? USA का। इंडिया में GDP के मेजरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, किसी भी कंट्री में जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ स्टार्टिंग के टाइम में इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। यानी ज्यादा लोग उस टाइम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। बहुत टाइम बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग तरीके आने लगे, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, तब क्या हुआ कि जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे वो अब फैक्ट्री में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया और यही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा, इसमें ही सबसे ज्यादा लोग काम करने लगे। मतलब हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है जिसमें लोग प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे। और अब लास्ट 100 ईयर्स में हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे USA का एग्जांपल लो, यहाँ पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे और उसमें ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था। बट धीरे धीरे जब सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने लगा तो लोग उसमें जाने लगे और उसका ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वहीं होता है। सिमिलरली ऐसा ही हमें यूनाइटेड किंगडम के केस में भी दिखता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, देन लोग शिफ्ट हुए सेकेंडरी सेक्टर में, देन अभी के समय टर्शरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन भी वहीं ज्यादा है। इंडिया के केस में कैसा था ये ट्रांजिशन? क्या ये ऐसा था? नो, इंडिया का अलग ही सीन है। इंडिया में देखा जाए तो पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहीं सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड थे लोग और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वहीं से था। फिर डेवलप्ड कंट्रीज के केस में हमने क्या देखा? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बढ़ने लगा। बट इंडिया के केस में एज यू कैन सी इतना सिग्निफिकेंट शिफ्ट नहीं आया। भले ही प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा बट एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा थी। सेम टर्शरी सेक्टर के केस में भी ऐसा ही हुआ, आउटपुट तो बढ़ा बट एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा फर्क नहीं आया। तो इंडिया के केस में अभी भी हमारे यहाँ लोग जो काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू और जगह। तो लोग तो ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं बट वहाँ का प्रोडक्शन इतना कम क्यों है? और टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो ज्यादा है बट लोग इतना कम क्यों है? ओके, कंपेयर करते हैं 1970 के इंडिया को और 2019 के इंडिया को। GDP की बात करें तो इंडिया का GDP काफी ज्यादा हो गया है पहले से। इसको सेक्टर्स में बांटे तो एज वी कैन सी, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो, सभी सेक्टर्स में 1970 के कंपैरिजन में प्रोडक्शन बढ़ा है। बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में हुआ है। ऐसा क्यों है कि टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा आउटपुट दे रहा है? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऐसा होने के बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है हमें कुछ बेसिक सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, और ये जो सारी चीजें हमें चाहिए ये सब की सब सर्विसेज हैं, ना कि ये कोई गुड हमें दे रही हैं। तो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेकेंड, जब एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टर्शरी सेक्टर तो बढ़ेगा ही। थर्ड, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, उनके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो वो कई तरह की सर्विसेज डिमांड करने लगते हैं, जैसे बाहर जाके खाना, टूरिज्म, शॉपिंग,
और भी कई सारी चीजें। फोर्थ, 1-2 दशक से देखा जाए तो नई नई सर्विसेज की शुरुआत हुई है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब इन सर्विसेज का भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से इन सब पे बेस्ड सर्विसेज भी बढ़ रही हैं। टर्शरी सेक्टर में आउटपुट बहुत ज्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट इतना कम क्यों है? तो सर्विस सेक्टर में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। कुछ सर्विसेज के लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, कुछ के लिए हमें नॉर्मल लेबरर्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे में सर्विस सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ चीजें ग्रो हो रही हैं। ज्यादा लोग जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको इतना अच्छा इनकम नहीं मिलता है। तो ये सब लोग ये काम करते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। तो टर्शरी सेक्टर में कुछ ही लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और कितने सारे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं ये प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने लोग हमें चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करें। जैसे सपोज एक खेत है, वहाँ आपको कोई चीज उगानी है, पहले उसमें एक आदमी काम करता था तो उसको सब कुछ खुद करना पड़ेगा और उसको ज्यादा मेहनत भी लगेगी। सपोज हमने एक और आदमी ले आया, 2 लोग काम कर रहे हैं, चीजें इजीली हो जा रही, जल्दी हो जा रही हैं। फिर हमने एक और ऐड कर दिया आदमी, अब क्या होगा? ठीक है, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा बट अगर हम लोग जैसे जैसे लोग बढ़ाते रहेंगे हमारे यहाँ प्लॉट छोटा हो जाएगा पर लोग ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कोई और काम नहीं होने की वजह से प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए और दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए लगा दिया जाए, स्टिल प्राइमरी सेक्टर में उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो ऐसे लोग जो अच्छे से काम कर सकते हैं बट उनके काम करने का फायदा नहीं उठाया जा रहा, ऐसे लोगों को अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए वील टेक एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी है एक स्मॉल फार्मर, उसके पास 2 हेक्टेयर का एक प्लॉट जिसमें इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, सींचने के लिए उसको रेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर वो ऐसी क्रॉप्स उगाती है जिसको की ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मी की फैमिली में 5 लोग हैं। ये सभी लोग साथ में मिलकर उस 2 हेक्टेयर की लैंड पे काम करते हैं। तो कोई घर पे बैठा नहीं रहता, सब जाते हैं खेत पे काम करने। बट जो काम एक अकेला आदमी आराम से कर सकता था, अब यहाँ पे वही काम 2-3 लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लेबर एफर्ट डिवाइड हो रहा है। तो काम सब कर रहे हैं बट कोई फुली एम्प्लॉयड नहीं है, कि मतलब जितना वो कर सकते थे उससे थोड़ा कम काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो ऐसे में सपोज कोई बड़ा फार्मर आ गया, जैसे सुखराम जी आते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी देखो मेरे यहाँ फसल कटने वाली है, अपने 2 फैमिली मेंबर्स को मेरे यहाँ भेज दो, वो मेरी फसल भी काट देंगे और मैं इन लोगों को थोड़ा पैसे दे दूंगा हेल्प करने के लिए। तो लक्ष्मी के यहाँ काम करने के लिए लोग कम हो गए बट अब क्या है, लोगों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा और बाकी जो 2 लोग सुखराम के यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे लक्ष्मी के घर पे ज्यादा पैसा आएगा। तो ये जो 2 लोग थे, ये जब लक्ष्मी के यहाँ पे काम कर रहे थे ये थे अंडर एम्प्लॉयड या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, बट अभी सबके सब एम्प्लॉयड है, फुली एम्प्लॉयड है। तो इंडिया में लक्ष्मी जैसे कई सारे फार्मर्स हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयड है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? तो जो ये एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो लक्ष्मी का एग्जाम्पल लो, उसको खेत को सींचने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट ये कर सकती है कि थोड़ा पैसा स्पेंड करे ताकि बैंक कम रेट पे लोन दे लक्ष्मी को, ताकि लक्ष्मी एक कुआं बना दे और कुएं से अपने लैंड को इरिगेट कर ले, जहाँ पे उसको रेन का वेट करना पड़ता था। बट अब वो जब मन चाहे तब पानी यूज करे और अपनी फसल बढ़ाए। जहाँ वो साल भर में एक बारी अपनी खेती कर पाती थी, अब वो साल भर बिजी रहेगी और उसके घर में जो लोग हैं उनको भी पूरे साल काम करने को मिलेगा और उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये तो छोटे लेवल की बात हुई, यहाँ पे तो लक्ष्मी का फायदा हुआ। सिमिलरली ऐसा अगर हम लोग बड़े स्केल पे करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसे में गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक डैम ही बना दे उन जगह पे जहाँ पे पानी की कमी है। तो डैम होने की वजह से जो फार्मर्स हैं वो अपना खेत इरिगेट कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो लक्ष्मी के जैसे और भी फार्मर्स होंगे जहाँ इरिगेशन नहीं हो पाता होगा, बट डैम की वजह से उन सब जगह ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। जब ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे तो ये जो सामान ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ये तो कहीं बेचना भी पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोड्यूस हुआ है चीजें उसको रखने के लिए भी गवर्नमेंट इंतजाम कर सकती है, उसके लिए गोडाउन बना के, कोल्ड स्टोरेज बना के, तो ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके लिए भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि रोड ठीक ठाक हो। रोड बनाने के लिए भी लोग एम्प्लॉयड होंगे। एक और तरीका है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, वो है कि सेमी रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा प्रोसेस करके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें
जो आराम से बेचा जा सके। तो ये सब करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ 5 से 29 ईयर्स के 60% लोग हैं। ये तो काफी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो 60% लोग हैं, इनमें से कितने लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं? सिर्फ 51%। तो ये जो बाकी हैं, ये क्या कर रहे हैं? या तो ये घर में रहते हैं या फिर इनसे काम करवाया जाता है। तो सोचो, अगर ये 49% बच्चे अगर ये स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल बनाना होगा, टीचर्स को रखना पड़ेगा, स्टाफ को रखना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी में पाया कि एजुकेशनल सेक्टर में अकेले 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो समझ रहे हो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर की बात करें, कोविड के टाइम आपको समझ में आ गया कि हमारी हेल्थ सेक्टर कितना ही बेकार हालत में है। तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हेल्थ वर्कर्स की। तो इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ये दोनों चीजें ना कि सिर्फ जॉब्स तक के लिए बल्कि ओवरऑल ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और भी कई तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, जैसे टूरिज्म प्रमोट करना। हमारे इंडिया में कितनी सारी चीजें हैं देखने लायक। रीजनल क्राफ्ट को बढ़ावा देना भी काफी अच्छा है ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम अच्छी हो। तो जो भी ये सारे एग्जाम्पल हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, अगर हम लोग ये सब चीजें करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट ये कब बढ़ेगा पता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं। शॉर्ट टर्म का क्या, शॉर्ट टर्म में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अभी के लिए क्या कर सकते। तो ये देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ लाया मनरेगा 2005 में, जिसको कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। एज अ नेम सजेस्ट ये रूरल एरियाज के लिए है। इस एक्ट के अंदर लोगों को राइट टू वर्क मिला है, यानी हमें काम करने का अधिकार है। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि हर घर से एक लोगों को काम दिया जाएगा। कितने दिन के लिए काम दिया जाएगा? 100 दिन के लिए। और काम क्या करना होगा? अनस्किल्ड काम, जिसमें कि कोई स्किल की जरूरत नहीं होती। और सपोज गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है तब गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। काम नहीं कर पाए, स्टिल यूल गेट सम मनी। तो मनरेगा की वजह से अभी के लिए जो रूरल पीपल में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉल्व हुई। अब हम बात करेंगे कैसे हम सेक्टर्स को बांटते हैं इस बेसिस पे कि लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो इसके बेसिस पे सेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसको समझने के लिए हम 2 लोगों का एग्जाम्पल लेंगे। एक है कांता और दूसरे हैं कमल। पहले हम लोग बात करते हैं कांता जी की। कांता जी ऑफिस में काम करती हैं 9:30 से 5:30 तक। उनको महीने के अंत में सैलरी मिलती है और सैलरी के साथ ही साथ उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, साथ ही साथ उनको कई सारे अलाउंस भी मिलते हैं। और कांता जी की संडे को छुट्टी होती है। संडे की छुट्टी होने के बाद भी उनको संडे को भी पैसा मिलता है। जब उनको नौकरी मिली थी तब उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें उनके काम से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस लिखे हुए थे। अब बात करते हैं कमल जी की। कमल जी कांता जी के पड़ोसी हैं। वो डेली वेज लेबरर हैं। वो पास के किराना स्टोर में काम करते हैं। वो सुबह 7 बजे काम पे जाते हैं और रात के 8 बजे तक घर पे आ पाते हैं। तो वो जितना दिन काम करते हैं उनको उतने ही दिन के रुपए मिलते हैं। संडे को छुट्टी ली तो संडे का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनको कोई और मदद या पैसा कुछ नहीं मिलता। तो उनके पास कोई पेड लीव या हॉलिडे नहीं होता। और जब उनको काम पे रखा गया था उनको कोई लेटर नहीं दिया गया था। इसका मतलब जब दुकानदार चाहे उनको काम से निकाल सकता है। तो ये दोनों काम तो कर रहे हैं बट इनके काम करने की कंडीशन काफी अलग है। कांता जी काम करती हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और कमल जी काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब की गारंटी है बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब की कोई गारंटी नहीं है। आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट लॉज हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारे लॉ फॉलो किए जाते हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारे लॉज फॉलो नहीं किए जाते। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एज अ नेम सजेस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। रूल्स रेगुलेशंस सारे ध्यान दिए जाते हैं। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं। इनको रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुछ फिक्स्ड घंटे काम करने होते हैं और अगर लोग उस फिक्स्ड घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम करने का अलग से पैसा मिलता है। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत ही कम पैसों में काम करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है इंडिया में लगभग कितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं? दिस इज शॉकिंग। 90% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो देखा जाए तो हम सब चाहेंगे कि हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही जॉब मिले
बट जॉब्स बहुत ही कम है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ना केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं लोगों की इनकम बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रूरल एरियाज में भी होता है और अर्बन एरियाज में भी होता है। रूरल एरियाज में हमें दिखेंगे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस। गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए ये चीज कर सकती है कि इनको टाइम पे खेती के लिए चीजें उपलब्ध करा दे, जैसे सीड्स, इनपुट्स, क्रेडिट पे, स्टोरेज फैसिलिटी दे, मार्केटिंग फैसिलिटी दे। तो इन सब के लिए बेटर होगा। अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वर्कर्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो चीज उनको चाहिए वो उनको उपलब्ध कराए, काम का इनको सही दाम मिले, और जो भी ये चीज कर रहे हैं इसमें इनको ज्यादा परेशानी नहीं हो, ये भी देखनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखा जाए हमारी इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे इस बेसिस पे कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। इस बेसिस पे सेक्टर्स दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के पास एसेट होते हैं और वही चीजें डिलीवर करती है। पब्लिक का क्या एग्जाम्पल हुआ, रेलवेज या पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे गवर्नमेंट सबको वो सुविधा प्रोवाइड करती है। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेटली ओन्ड है। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल ये कंपनी ओन करते हैं, वो ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है कि उनको प्रॉफिट हो। तो नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि जो पब्लिक सेक्टर चीजें देती है वो कम रेट्स पे देती है और प्राइवेट सेक्टर वही चीजें ज्यादा रेट पे देती है। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्सेस से। तो जो टैक्सेस, फाइन्स ये सब लगाते हैं गवर्नमेंट, इसी से ही वो हमें चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो सोसाइटी में ऐसी कई चीजें हैं जिसको कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए देना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो प्रोवाइड करेंगे भी तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीजों के लिए काफी ज्यादा मनी चाहिए होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। जैसे रोड के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, तो ये प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा मनी स्पेंड करती है इन सब चीजों में ताकि सबके लिए अवेलेबल हो। और गवर्नमेंट ये भी देखती है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहीं ग्रो होगा जहां पे गवर्नमेंट अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर हमें चाहिए कि गांव में इंडस्ट्री सेटअप हो और प्राइवेट सेक्टर इसके लिए इंडस्ट्रीज खोलें, उसके पहले गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि उस जगह बिजली, पानी और भी सारी चीजों की सुविधा हो। गवर्नमेंट हमें फूड भी प्रोवाइड करती है। कैसे? फार्मर से व्हीट, राइस और भी कई चीजें फार्मर से लेती हैं और इसको स्टोर करती है गोडाउन में और फिर इसको कंज्यूमर्स को कम दामों में बेचती है राशन शॉप में। का जितना भी डिफरेंस आता है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है। ऐसा करके गवर्नमेंट फार्मर और कंज्यूमर दोनों को हेल्प करती है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्पेंड करना जरूरी है, जैसे एजुकेशन या हेल्थ के लिए। तो yeah, that is all for this video. अगर आपको कोई डाउट है so write down in the comment section below. Thank you for watching the video. Take care. Bye.